राधे राधे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या वेब पर। बच्चों, हमने 10th क्लास की साइंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा है वो है प्रकाश का परावर्तन। आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, उसको आप अच्छे से समझना। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें ये समझना है कि जो प्रकाश है वो समांग माध्यम में एक ही चाल से चलता है। ठीक है, उसमें कोई भी विचलन नहीं होता। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण है वो वायु से वायु में ही जा रही है तो उसके वो कैसे चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी, उसके मार्ग में कोई भी विचलन नहीं आएगा। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपनी दिशा से भटक जाती है, मतलब कि विचलित हो जाती है। तो वह विचलित होने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को हम किससे समझेंगे, एक डायग्राम से समझते हैं। तो मान के चलो ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया एक्स वाई, ये क्या है, पारदर्शी पृष्ठ है। ये क्या है, पारदर्शी पृष्ठ है। ठीक है, जिसके एक तरफ है माध्यम एक और जिसके दूसरी तरफ है माध्यम 2। अभी हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा माध्यम है, ठीक है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर वायु है और नीचे कांच है। दो माध्यम है, ऊपर वायु है, नीचे कांच है। तो होगा क्या बच्चों, जब इस पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होगी, मतलब कि तिरछी आपतित होगी, तिरछी डाली जाएगी, तो जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने मार्ग से भटक जाएगी, मतलब विचलित हो जाएगी। और अपने मार्ग से भटकने की जो परिघटना है वही क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो देखेंगे, मान के चलो ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, अच्छी नहीं बनी, दूसरी बनाते हैं। ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, प्रकाश की किरण का नाम है ए, और ये जिस पॉइंट पे टकरा रही है वो है बी। ठीक है, इस पर एक लंब डाल दिया, पृष्ठ के लंबवत एक लंब डाल दिया, जिसको हम बोलेंगे एन डैश। इसका नाम हो गया अभिलंब, इसको बोलेंगे अभिलंब। पृष्ठ के लंबवत डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब ये किरण क्या हो रही है, बिंदु P पर आपतित हो रही है। तो आपतित हो रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपतित किरण। अब ये जो अभिलंब से एंगल बना रही है ये है एंगल I, जिसको हम बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, जिस बिंदु से पृष्ठ के, ये पारदर्शी पृष्ठ है, पारदर्शी पृष्ठ के जिस बिंदु से ये टकरा रही है उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या कि इस किरण को, ये कैसे आ रही है, ये किरण इस तरीके से आ रही है। ठीक है, अब इस तरीके से आ रही है तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से ऐसे जाने के बजाय भटक गई। ये ऐसे चली जाएगी या फिर ऐसे चली जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो इसको जाना कैसे चाहिए था, इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरीके से निकल गई। ये है बीसी किरण, ए बी किरण आई, आपतन कोण आई पे आई और किस दिशा में निकल गई, बीसी दिशा में निकल गई, लेकिन जाना इसको कैसे चाहिए था, बीडी दिशा में जाना चाहिए था। ठीक है, अब हुआ क्या
ये जो किरण निकली है, ये जो अभिलंब से कोण बनाएगी इसको बोलेंगे आर। आर मतलब कि ये किरण क्या हुई है, अपवर्तित हुई है, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अब ये अपवर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बना रही है इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितनी भटकी, मतलब कितनी विचलित हुई, तो ये किससे पता चलेगा कि ये इस वाली किरण और इस वाली किरण के बीच का क्या निकालेंगे, एंगल, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा। ठीक है, इस डेल्टा को हम बोलेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे, विचलन कोण। ठीक है बच्चों, विचलन कोण। अब विचलन कोण का मान कैसे निकाला जाएगा, विचलन कोण का मान कैसे निकाला जाएगा, डेल्टा का मान। देखो ये एक लंब है, ये रेखा ऐसे काट रही है, जब किसी सीधी रेखा को कोई टेढ़ी रेखा काटती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, इसका मतलब ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए था, आई होना चाहिए था। अगर ये आई है तो आई किस में टूट रहा है, आई बराबर है आर प्लस डेल्टा, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा आई माइनस आर। तो किसी भी विचलन कोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपतन कोण में से अपवर्तन कोण को घटा देंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि किरण कितनी विचलित हुई है। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन समझने के लिए क्या करेंगे कि आपतित किरण जब किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपनी दिशा से मुड़ जाती है। तो ये परिघटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को हम नोट लिख देते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश के अपनी दिशा से मुड़ जाने की परिघटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके ये। ठीक है, तो हुआ क्या, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के अपनी दिशा से मुड़ जाने की परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। होगा क्या, अगर किरण ऐसे जा रही है तो वो ऐसे निकल जाएगी। अगर ये अभिलंब है तो किरण कैसे निकल जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, अभिलंब ये रहा, ऐसे निकल जाएगी। समझ में आ गया, किरण ऐसे आ रही है तो ऐसे निकल जाएगी या फिर वो ऐसे निकल जाएगी। ठीक, ये क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का पहला नियम सेम परावर्तन के नियम जैसा ही है। इसमें लिखेंगे आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, उसमें होता था परावर्तित, इसमें होता अपवर्तित। अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब
आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इस चीज को कैसे समझेंगे? ये किरण आ रही है, ये हो गई आपतित किरण, ठीक है, ये हो गया इसका अभिलंब नीचे और ऊपर की ओर, ठीक है। अब ये किरण, जैसे ये अभिलंब है तो ये किरण कैसे निकल गई? ऐसे निकल गई। तो ये अगर मैं मान के चलो ये अपने हाथ को एक सरफेस ले लूँ या फिर इस बोर्ड को सरफेस ले लूँ, तो इस बोर्ड पे आप ध्यान से देखोगे तो ये किरण आ रही है, ये इसका अभिलंब बन रहा है, अभिलंब से किरण ऐसे निकल रही है, तो ये तीनों क्या है? एक ही सरफेस में है। इसका मतलब ये एक ही तल में होते हैं। सरफेस का मतलब या तल का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा नियम समझाता हूं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया, आगे समझते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि ये जो आपतन कोण है आई, इसकी ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, यहां पे लिख देता हूं मैं, ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है। आपतन कोण की ज्या मतलब कि साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, रेशियो जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? आपतन कोण की ज्या मतलब कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कि साइन आर, दोनों का अनुपात हो गया और ये किसके बराबर होगा? एक नियतांक के बराबर होगा, ठीक है। और ये नियतांक क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा 1n2, ठीक है। अपवर्तनांक को हम कैसे डिनोट करेंगे? n से डिनोट करेंगे। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए अपवर्तन अगर पेपर में बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको इतना अपवर्तन के बारे में लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और जानना है इसके बारे में, ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा, तो देखते हैं ये जो हमने निकाला साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू 1n2, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब बच्चों मैंने क्या माना कि पहले माध्यम में जो किरण आ रही है उसकी चाल क्या है? v1 है, मान के चलो उसकी चाल क्या है? v1 है, और दूसरे माध्यम में जो किरण जा रही है उसकी चाल क्या है? v2 है, ठीक है। तो यदि पहले माध्यम में व दूसरे माध्यम में, पहले माध्यम या फिर ऐसे लिखते हैं, पहले व दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 व v2 हो,
ठीक है, पहले माध्यम में चाल V1 और दूसरे माध्यम में चाल V2 हो। तो पहले माध्यम में चाल V1 और दूसरे माध्यम में चाल V2 है, तो साइन I बटे साइन R जो होगा वो V1 अपॉन V2 होगा। साइन I बटे साइन R जो होगा वो V1 अपॉन V2 होगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमने इक्वेशन निकाली है इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 का। तो कंपैरिजन करके देखते हैं क्या आएगा। तो देखो बच्चों क्या आएगा, ये भी साइन I बटे साइन R है, ये भी साइन I बटे साइन R है। ठीक है, तो इसका मतलब 1n2 बराबर आएगा V1 अपॉन V2। ठीक है, यदि मान के चलो पहला माध्यम क्या है, वायु है, यदि पहला माध्यम क्या है, वायु है, और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, मैंने बताया था निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है c का मान कितना होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, और दूसरे जो माध्यम है, दूसरा माध्यम, इसमें जो प्रकाश की चाल है, मान के चलो ये कांच है और कांच में प्रकाश की चाल मैं डिनोट कर देता हूं v से। ठीक, तो यहां पे मान रखेंगे तो n बराबर आ जाएगा c अपॉन v। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके द्वारा अगर हम v का मान निकालना चाहें तो वो हो जाएगा c अपॉन n। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि दूसरे माध्यम में प्रकाश कितनी चाल से गमन कर रहा है उसको हम निकाल सकते हैं, मतलब उसकी स्पीड क्या है प्रकाश की, वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। इसका जो मात्रक आएगा वो भी क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आपके, इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, एक चीज और हम समझेंगे यहाँ पे, अब जहां पे वेग ज्यादा होगा, मान के चलो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग या चाल अधिक है। अगर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग अधिक है तो इसको हम बोलेंगे विरल माध्यम। ठीक है, और दूसरा है, या फिर इसको हम, एक मिनट बस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम हो उसको हम बोलेंगे विरल माध्यम। ठीक है, और दूसरी चीज, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम हो उसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। ठीक है बच्चों, तो अब हमने जो चित्र बनाया था पहले, उसमें V1 क्या है, ज़्यादा होगी, V2 क्या है, कम है। तो उसके हिसाब से देखेंगे कि वह कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, वो विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन माध्यम होगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आपकी, तो इसको नोट कर लीजिए। 2 पॉइंट और देखेंगे कि चाल में अंतर होने पर प्रकाश की किरण किस तरीके से विचलित होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया, 2 पॉइंट और समझेंगे। ठीक, चाल में परिवर्तन होने पर किरण कैसे विचलित होती है। तो बच्चों, यदि V1 चाल ज्यादा है V2 से, ठीक है, V1 चाल किससे ज्यादा है, V2 से ज्यादा है, तो क्या होगा, I जो है वो R से बड़ा होगा, आपतन कोण
अपवर्तन कोण से ज़्यादा होगा। और जब आपतन कोण अपवर्तन कोण से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि हम V1 क्या मान रहे हैं, विरल माध्यम, और V2 क्या मान रहे हैं, सघन माध्यम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब किरण जो ज़्यादा है वो विरल माध्यम, जो कम है वो सघन माध्यम। तो जब किरण विरल माध्यम से विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसको आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, यदि V1 कम है V2 से, मतलब V2 चाल ज़्यादा है V1 चाल कम है, तो I छोटा होगा R से। ठीक है, तो ये वाला विरल हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। तो जब किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है बच्चों। इसके आधार पे मैं इसके आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान के चलो ये एक पृष्ठ है, ये इसका अभिलंब है, ये किरण आ रही है, मान के चलो ये किरण आ रही है, ये विरल माध्यम है, ऊपर नीचे सघन माध्यम है। ठीक है, इस किरण को कैसे जाना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई। तो ये A, ये B, ये C। तो आपने देखा कि ये जो कोण था I वो क्या है, बड़ा है R से। ठीक है, दूसरी स्थिति देखेंगे। दूसरी स्थिति में ये पृष्ठ हो गया, ये अभिलंब हो गया, ऊपर क्या है, सघन माध्यम है, और नीचे क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, ये किरण आई, ये किरण आई A B बिंदु से टकराई, ये जानी कैसे चाहिए, इस तरीके से चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे निकल गई। तो ये क्या हो गई, अभिलंब से दूर हो गई, ये कोण R हो गया और ये कोण I हो गया। तो यहाँ पे क्या है, I बड़ा है R से, और यहाँ पे क्या है, I छोटा है R से। ठीक है, तो ये हो गए जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये जो प्रकाश अपवर्तन का जो कंसेप्ट था वो मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर मान के चलो बच्चों, ये मैंने प्रकाश के परावर्तन में भी बताया था कि अगर कोई प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है और प्रकाश की चाल जो है निर्वात में वो C है तथा प्रकाश की जो आवृत्ति है वो F है। ठीक है, तो अगर प्रकाश की आवृत्ति के अनुसार देखा जाए तो ये वाला नोट भी आपको याद रखना है कि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। ठीक है, उसकी तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल व तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको नोट करनी है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति या रंग नहीं बदलते। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप प्रकाश के परावर्तन का
लेक्चर देख सकते हैं। उसमें आपको प्रकाश का परावर्तन भी क्लियर हो जाएगा और प्रकाश का अपवर्तन के लिए ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे आप बताना कि आपको ये जो टॉपिक है वो कैसे लगा। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सफिशियंट है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।